यूके की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर एक नई ब्रीफिंग ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन यानी ILPA ने वार्निंग दी है कि सरकार का अर्न्ड सेटलमेंट प्लान पहले कभी यूके या किसी सिमिलर देश में इस लेवल पर नहीं देखा गया और ये सिस्टम काफ़ी अनयूजुअल और अनप्रेसिडेंटेड हो सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ILPA की ब्रीफिंग पेपर में क्या कहा गया है, अर्न्ड सेटलमेंट प्लान क्या चेंजेस प्रपोज कर रहा है, 10 ईयर बेसलाइन रूल क्या है, अर्निंग्स थ्रेशोल्ड का क्या इम्पैक्ट होगा, रेफ्यूजीज और स्किल्ड वर्कर्स के लिए क्या डिफरेंसेस होंगे, इंटरनेशनल कंपैरिजन क्या कहता है और सबसे ज़रूरी बात यूके में रहने वाले इंडियंस के लिए इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। अब पूरे फ्रेमवर्क को डिटेल में समझते हैं। ILPA की नई ब्रीफिंग पेपर जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के प्रोफेसर बर्नार्ड रियान ने तैयार किया है, उसमें साफ कहा गया है कि यूके सरकार का प्रपोज्ड सेटलमेंट सिस्टम कई मामलों में पहले के सिस्टम से बहुत अलग है। इस प्लान के तहत सेटलमेंट या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी ILR के लिए 10 साल का बेसलाइन क्वालिफाइंग पीरियड रखा गया है। ये 10 साल का रूल यूके के हिस्टोरिकल प्रैक्टिस से काफ़ी लंबा है और कई कंपैरेबल देशों की पॉलिसी से भी अलग है। इंटरनेशनल कंपैरिजंस में बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन के रूल्स के अनुसार लॉन्ग टर्म रेजिडेंस को आमतौर पर 5 साल की लीगल रेजिडेंस के बाद स्टेटस मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स में कई केसेस में लोग शुरुआत से ही परमानेंट रेजिडेंस ले लेते हैं, खासकर फैमिली या स्किल्ड माइग्रेशन रूट्स में। कनाडा में भी फैमिली मेंबर्स और स्किल्ड वर्कर्स को अक्सर स्टार्टिंग पॉइंट से ही परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है और कुछ केसेस में सिर्फ 1 साल के एम्प्लॉयमेंट के बाद एलिजिबिलिटी हो जाती है। न्यूजीलैंड में भी 2 साल के रेजिडेंस के बाद परमानेंट रेजिडेंस पॉसिबल है। ILPA ने यह भी हाईलाइट किया है कि यूरोप में केवल स्विट्जरलैंड ऐसा कंट्री है जहां 10 साल का सिमिलर रिक्वायरमेंट देखा जाता है और डेनमार्क में ये पीरियड लगभग 8 साल है, जो यूके के प्रपोज्ड मॉडल से कम है। यूके के नए अर्न्ड सेटलमेंट प्लान में एक और बड़ा चेंज है कि ये 10 साल का पीरियड फ्लेक्सिबल होगा। कुछ हाई अर्नर्स के लिए 3 साल तक रिड्यूस हो सकता है, लेकिन वहीं लो स्किल्ड ऑक्यूपेशंस के लिए ये 15 साल तक बढ़ सकता है। ILPA का कहना है कि इस तरह की वेरिएबिलिटी का कोई क्लियर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट नहीं है, यानी किसी भी कंपेरेबल कंट्री में इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं देखा गया है। रेफ्यूजीज के लिए रूल्स और भी स्ट्रिक्ट बताए गए हैं। प्रपोज्ड प्लान के अनुसार उन्हें 20 साल तक रेजिडेंस रिक्वायरमेंट का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कंपैरिजन में EU रूल्स के तहत रेफ्यूजीज को 5 साल बाद लॉन्ग टर्म स्टेटस मिल जाता है। आयरलैंड में 5 साल के बाद सिटीजनशिप एप्लीकेशन पॉसिबल है। कनाडा और न्यूजीलैंड में प्रोटेक्टेड पर्सन्स को बिना वेटिंग पीरियड परमानेंट रेजिडेंस मिल सकता है। US में असाइलम मिलने के बाद 1 साल की फिजिकल प्रेजेंस पर परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ब्रीफिंग पेपर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया गया है कि यूके गवर्नमेंट पहली बार सेटलमेंट प्रोसेस में मिनिमम अर्निंग्स थ्रेशोल्ड जोड़ने की बात कर रही है। इसके अनुसार एप्लीकेंट्स को सालाना कम से कम 12,570 पाउंड्स की अर्निंग्स देखनी होंगी और ये रिक्वायरमेंट कई सालों तक पूरी करनी होगी। ILPA का कहना है कि ये रूल उन लोगों को भी बाहर कर सकता है जिनके हाउस होल्ड में ओवरऑल इनकम पर्याप्त है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर इनकम थ्रेशोल्ड पूरा नहीं होता। पेपर में यह भी बताया गया है कि वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर एक्टिव सिटीजनशिप जैसी कंडीशंस का आइडिया पहले 2008 में भी आया था, लेकिन उस समय वॉलंटरी सेक्टर की स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स के बाद इसे ड्रॉप कर दिया गया था। अब फिर से ऐसे कॉन्सेप्ट को वापस लाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसे लागू करना कितना प्रैक्टिकल है। एक और मेजर कंसर्न रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन को लेकर है। ILPA का कहना है कि अगर ये रूल एग्जिस्टिंग माइग्रेंट्स पर भी लागू होते हैं तो पिछले 15 साल की पॉलिसी प्रैक्टिस के खिलाफ होगा। अभी तक यूके में अप्रोच रही है कि जो लोग पहले से किसी वीज़ा रूट में हैं उन पर अचानक नए रूल्स का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। पेपर में पास्ट एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे 2012 में पार्टनर्स के लिए क्वालिफाइंग पीरियड 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया था, लेकिन जो लोग पहले से रूट में थे उन्हें पुराने रूल्स का बेनिफिट दिया गया। इसी तरह स्किल्ड वर्कर्स, सैलरी थ्रेशोल्ड और इन्वेस्टर वीजाज में भी चेंजेस के बावजूद एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स को प्रोटेक्शन मिली थी। अब इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए इस पूरे डिस्कशन का प्रैक्टिकल एंगल समझना बहुत जरूरी है। अगर यूके इस तरह का अर्न्ड सेटलमेंट सिस्टम लागू करता है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और रेजिडेंसी टाइमलाइन पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडियन वर्कर्स को अपनी वीजा कैटेगरी, सैलरी स्ट्रक्चर और सेटलमेंट एलिजिबिलिटी को लगातार ट्रैक करना होगा, क्योंकि 10 साल का बेसलाइन या वेरिएबल टाइमलाइन सीधे फ्यूचर सेटलमेंट प्लानिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा अर्निंग थ्रेशोल्ड का इम्पैक्ट खासकर उन लोगों पर पड़ेगा जो मिड लेवल जॉब्स या अर्ली करियर स्टेजेस में है।
ऐसे केसेस में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन और एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी और ज़्यादा ऑफिशियल हो जाएगी, क्रिटिकल हो जाएगी। रेफ्यूजी रिलेटेड रूल्स और स्ट्रिक्ट टाइमलाइन ये भी दिखाते हैं कि यूके इमिग्रेशन सिस्टम ओवरऑल टाइटर और स्ट्रक्चर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जहां एलिजिबिलिटी सिर्फ प्रेजेंस पर नहीं बल्कि इनकम और कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया पर भी डिपेंड करेगी। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका फीडबैक क्या है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।